हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इग्नू से एमए हिंदी कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम एमए हिंदी के जो भी आपके पेपर्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स अपने चैनल पे आप सभी के लिए लेकर आएंगे। ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं MHD02 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, साथ ही साथ आपको इनके आंसर्स भी बताऊंगी। MHD02 का पार्ट 1 वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। MHD2 के जो भी यूट्यूब पे क्लासेस आएंगे, यूट्यूब क्लासेस की फ्री PDF लिंक आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है जय शंकर प्रसाद से जुड़ा हुआ है। तो जय शंकर प्रसाद का क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता हुआ दिखेगा, तो आपको इनको ज़रूर पढ़ना है। क्वेश्चन में आपसे इनके काव्य की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता हमें इनके काव्य में देखने के लिए मिलती है वो ये है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं वो छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तकों में से एक हैं। छायावाद हिंदी साहित्य का वो युग था जिसमें कवियों ने आत्म अनुभूति, भावुकता, रहस्यवाद, प्राकृतिक सौंदर्य और कल्पनाशीलता को काव्य में प्रधानता दी थी। ठीक है, तो ये एक ऐसा युग था जब हम देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य है वो काफ़ी ज़्यादा आगे, उसके अंदर भावुकता, रहस्यवाद, इन सबको क्या दी गई थी, प्रधानता दी गई थी। और हम देखते हैं कि छायावाद की प्रमुखता में हमें उनके काव्य में वैयक्तिक भावनाओं की प्रधानता देखने के लिए मिलती है और आध्यात्मिक गहराई और रहस्य की खोज हमें मिलती है। मैं की अभिव्यक्ति और आत्मचिंतन के गहरे स्तर स्पष्ट रूप से उनके काव्य में उभरते हुए देखने के लिए मिलते हैं। देन आप इसमें उनकी काव्यगत विशेषताओं का जो पहला पॉइंट था ये था छायावाद की प्रमुखता को पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आप एक्सप्लेन करेंगे रहस्यवाद के आध्यात्म के बारे में। तो प्रसाद जी के काव्य में रहस्यवाद गहराई से जुड़ा हुआ है। वह रहस्यवाद भारतीय दर्शन और वेदांत से प्रेरित है, जहाँ जीवन के पार की सत्ता, आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध कराया गया है। उनका रहस्यवाद तर्क ही नहीं बल्कि गहराई से दार्शनिक है। उन्होंने जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा जैसे विषयों पर जो है उन्होंने काफ़ी गंभीर दृष्टिकोण जो है उन्होंने अपना प्रस्तुत किया था। वहीं जब हम प्रकृति सौंदर्य का सजीव चित्रण भी उनके काव्य में देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति को केवल सुंदर वस्तु के रूप में नहीं बल्कि मानव भावनाओं की संवाहक है, सहचर है। ठीक है, प्रकृति को क्या बताया उन्होंने, मानव भावनाओं की संवाहक और सहचर। उनके काव्य में प्रकृति जीवंत, प्रेरणादायक और भावनात्मक प्रतीक बनकर उभरती है। उन्होंने प्रकृति को गहराई से देखा और उसके माध्यम से मनोभावों को व्यक्त किया। उनके काव्य की आत्मा संवेदनशीलता और मानवीय करुणा है। ठीक है, तो उनके काव्य में हमें संवेदनशीलता और मानवीय करुणा देखने के लिए मिलती है। तो ये जो भी सारे पॉइंट्स हमने बोल्ड किए हुए हैं ये सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप अपने आंसर को एग्जाम में पूरा अच्छे तरीके से फ्रेम करके लिख सकें। हिंदी के अंदर आप अगर लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे तो आपको थोड़े अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। वेदना, हम उनके काव्य में एक वेदना का एक स्थायी भाव भी देखने के लिए हमें मिलता है। उसके अलावा भारतीय संस्कृति और इतिहास की अभिव्यक्ति हम देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद का काव्य भारतीय संस्कृति, परंपरा और गौरवमयी इतिहास को प्रस्तुत करने वाला है। उन्होंने अपने नाटकों और काव्य में भारत की प्राचीन सभ्यता और आदर्शों का भी चित्रण किया है। सो ये कुल मिला के आपके 4 to 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं हम इन्हें एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आप छायावाद की प्रमुखता के बारे में बताएंगे कि छायावाद आखिर होता क्या है और कैसे हमें आध्यात्मिक गहराई और रहस्य की खोज हमें जयशंकर प्रसाद के काव्य में देखने के लिए मिलती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, प्रसाद जी में जो है रहस्यवाद की गहराई से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, रहस्यवाद अध्यात्म, जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, ये सब हम इसमें देखते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का जो है सजीव जो चित्रण हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। करुणा, वेदना, भावुकता हमें देखने के लिए मिलती है और भारत की संस्कृति जो है, ठीक है, उसका भी। इसमें आप कामायनी का जो एक उदाहरण दे सकते हो जो कि उनका महाकाव्य था, उसमें उन्होंने विभिन्न पात्रों के माध्यम से दर्शन और संस्कृति का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है। नारी की महिमा और सम्मान, जयशंकर प्रसाद केवल नारी को प्रेमिका या सुंदर पात्र के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा, शक्ति
और सृजन के प्रतीक के रूप में चित्रित करते हैं। उन्होंने नारी को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कामायनी में श्रद्धा, नारी की त्याग, समर्पण और सहिष्णुता की प्रतीक है। और भाषा और शैली की बात करें तो उनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है जो संस्कृत निष्ठ होती है। इस शैली में गंभीरता, प्रभाव और गरिमा का भाव होता है। उन्होंने अपनी भाषा के भावों के अनुसार लचीला बनाया है। ठीक है, तो उनकी भाषा थोड़ी सी हमें लचीली भी देखने के लिए मिलती है और खड़ी बोली हिंदी भी उनकी भाषा है। कामायनी एक दार्शनिक जो महाकाव्य है उसका एग्जाम्पल आप दोगे तो जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना कामायनी हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती है। इसमें मनु, श्रद्धा के माध्यम से मानव मन की विभिन्न भावनाओं का विश्लेषण हमें देखने के लिए मिलता है। प्रत्येक सर्ग पर एक मनोवैज्ञानिक स्थिति जैसे श्रद्धा, स्मृति, आशा, चिंता, इन पर यह आधारित है। यह काव्य दर्शन, मनोविज्ञान और कला का विलक्षण संगम है। ठीक है, तो ये सारा आप इसके अंदर देखेंगे। सो गाइस, अभी हम यहाँ पर अपना दूसरा जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आप नागार्जुन की जो काव्य कला है उसका आपको पूरा परिचय देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने किसका दिया है इसके अंदर? आपने जयशंकर प्रसाद का दिया है। जयशंकर प्रसाद के काव्य की पूरी विशेषताएं आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि वो छायावादी कवि थे, भारतीय संस्कृति और इतिहास की अभिव्यक्ति हमें देखने के लिए मिलती है, उनकी भाषा के बारे में आपको बताना है, फिर उनका जो कामयानी वाला जो एक महाकाव्य है आप उसके बारे में बताएंगे, फिर आप नागार्जुन की काव्य कला का परिचय आपको देना है सेकंड क्वेश्चन में। सो पार्ट 1 में भी मैंने इसी तरीके से 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था एंड सिमिलरली अभी मैं यहाँ पे इसमें भी 2 क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ्स वगैरह के लिंक ईजिली मिल सके। उसके अलावा जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे वो मिल जाएंगे, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नागार्जुन हिंदी कविता के उन अद्वितीय रचनाकारों में से हैं जिन्होंने जनपक्ष, यथार्थवाद और क्रांतिकारी चेतना की काव्य को नई दिशा दी। ठीक है, ये सारा आपको बताना है। नागार्जुन की काव्य कला का पूरा परिचय देंगे, कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं अभी आपको बताती हूँ। जो पहला आपको बताना है ना, उसमें आप बताएंगे कि यथार्थवाद और जनजीवन का चित्रण। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो आप इसके अंदर कई सारे कवियों को पढ़ोगे तो आप सबका जो है इन शॉर्ट लिख लेना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन से छायावादी कवि हैं, कौन से युग के कवि हैं, वो सारा आपको बनाना पड़ेगा। अपने खुद के भी नोट्स आप बना सकते हो या फिर आप अपने नोट्स को परचेज भी कर सकते हो। तो नागार्जुन की काव्य कला में यथार्थवाद और जनजीवन का चित्रण मिलता है। नागार्जुन की कविता आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी होती है। वे किसानों, मजदूरों, शोषितों, दलितों, स्त्रियों और वंचित वर्गों की आवाज़ बनते हैं। ठीक है, तो नागार्जुन क्या बनते हैं? वंचित वर्गों की, स्पेशली वो जो है ना, जो नॉर्मल जो लोग, जनजीवन का पूरा चित्रण हमें देखने के लिए मिलता है उनके काव्य में। किसानों की, मजदूरों की वो आवाज़ बनते हैं उनके काव्य में। जो हमें मेन जो थीम्स देखने के लिए मिलता है, सारे के सारे जो उनके विषय हमें देखने के लिए मिलते हैं गाइज, वो सारे उनके यथार्थ विषय होते हैं। यथार्थ विषय की हमें उसमें प्रमुखता देखने के लिए मिलती है। यथार्थ विषय यानी कि जो कि रियलिस्टिक होते हैं, रियल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, इन सब की प्रमुखता देखने के लिए मिलती है। फिर जो यहाँ पे सेकंड आपका है वो है क्रांतिकारी चेतना और विद्रोह का स्वर। तो नागार्जुन की कविता में अन्याय और शोषण के खिलाफ एक तेजस्वी विद्रोह का स्वर मिलता है, यानी कि वो जहाँ पर भी अन्याय देखते हैं, ठीक है, शोषण देखते हैं, तो उसके खिलाफ वो लिखना शुरू कर देते हैं। वे सत्ता और पूंजी की आलोचना करने में भी नहीं हिचकते। उनकी कविता जन आंदोलन से जुड़ती है। वे स्पष्ट रूप से राजनीतिक आलोचना और सामाजिक बदलाव की मांग भी करते हैं। और देखो सिंपल है, एकदम आसान है। नागार्जुन की हिंदी कविता के बारे में बताना था, उनके कुछ आप यथार्थवाद, जनपक्षधरता, क्रांतिकारी चेतना, जो उनकी कविता ने, काव्य ने एक नई दिशा जो प्रदान की है, आप उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कैसे उनके काव्य में हमें जो विषय हैं, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसे जो विषय हमें देखने के लिए मिलते हैं, जनजीवन की कठिनाइयाँ और संघर्ष जो होते हैं, ठीक है, उनके विषय हमें देखने के लिए मिलते हैं।
तो नागार्जुन की कविता में अन्याय और शोषण के खिलाफ हमें विद्रोह भी देखने के लिए मिलता है। भाषा जो है उनकी विविध है, भाषा में हमें सहजता देखने के लिए मिलती है। तो नागार्जुन की काव्य भाषा में लोक प्रचलित शब्दों, बोलियों, मुहावरों और ठेठ देशज अभिव्यक्तियों का प्रयोग मिलता है। उन्होंने संस्कृत, पाली, मैथिली, बंगला आदि भाषाओं का प्रयोग किया। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा है, सजीव, ठेठ और प्रभावशाली। ठीक है, व्यंग और आलोचना वो करते हैं, जैसे कि उनकी कविताओं में हमें व्यंग्य की धार बहुत तेज होती दिखती है। उन्होंने कई बार तत्कालीन सरकारों और नेताओं पर करारा व्यंग भी किया है। ठीक है, कटाक्ष वो लिखते हैं, हास्यपूर्ण और जागरूक करने वाला उनका काव्य है। नागार्जुन ने जो विभिन्न जो विषय होते हैं, जैसे कि राजनीति के, समाज के, इतिहास के सभी विषय जो हैं उन्होंने अपने काव्य में इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, वे कभी बहुत गंभीर और तीखे होते हैं तो कभी बेहद सरल और भावुक। प्रकृति और ग्रामीण जीवन का चित्रण, नदी, पहाड़, खेत, पशु, ठीक है, ये सब हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ नारी का श्रम, उसकी पीड़ा और आत्मबल जैसा संघर्ष करती हुई नारी का चित्रण वो देते हैं, केवल प्रेमिका का नहीं। तो नागार्जुन की काव्य कला मूलतः जन कवि की कला है। वह ना कविता को सौंदर्य के लिए लिखते हैं और ना ही मनोरंजन के लिए, बल्कि वो क्यों लिखते हैं, समाज के संघर्ष को दिखाने के लिए, लोगों को राजनीतिक तौर पे जागरूक करने के लिए और यथार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए वो लिखते हैं। उनकी काव्य कला में स्पष्टता, प्रतिरोध, क्रांति और आम जनता के जीवन की धड़कन हमें देखने के लिए मिलती है। तो नागार्जुन को हिंदी साहित्य के जन कवि, क्रांतिकारी कवि और संपूर्ण जनता का प्रतिनिधि भी माना जा सकता है। सो आई होप कि आपको MHD 02 के जो क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको किन क्वेश्चंस में डाउट है। हम आने वाले वीडियोस में उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।